आप सुन रहे हैं उपन्यास कटोरा भर खून भाग 9वां। आधी रात का समय है। चारों तरफ अंधेरी छाई हुई है। आसमान पर काली घटा रहने के कारण तारों की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंचती। जरा जरा बूंदा बूंदी हो रही है, मगर वह हवा के झपेटों के कारण मालूम नहीं होती। हरिपुर में चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। ऐसे समय में दो आदमी स्याह पोशाक पहने, नकाब डाले, तेजी से कदम बढ़ाए एक तरफ जा रहे हैं। ये दोनों सदर सड़क को छोड़ गली गली जा रहे हैं और तेजी से चलकर ठिकाने पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, मगर गजब की फैली हुई अंधेरी इन लोगों को एक रंग पर चलने नहीं देती। लाचार जगह जगह रुकना पड़ता है। जब बिजली चमक कर दूर तक का रास्ता दिखा देती है तो फिर ये कदम चलते हैं। ये दोनों गली गली चलकर एक आलीशान मकान के पास पहुंचे, जिसके फाटक पर 10-12 आदमी नंगी तलवारें लिए पहरा दे रहे थे। दोनों ने नकाब ठीक कर ली और एक ने आगे बढ़कर कहा, महादेव। इसके जवाब में उन सबों ने भी महादेव कहा। इसके बाद एक सिपाही ने, जो शायद सभी का सरदार था, आगे बढ़कर उस आदमी से जिसने महादेव कहा था पूछा, आज अब अपने साथ और भी किसी को लेते आए हैं? क्या ये भी अंदर जाएंगे? आगंतुक, नहीं, अभी तो मैं अकेला ही अंदर जाऊंगा और ये बाहर रहेंगे, लेकिन अगर सरदार साहब इनको बुलाएंगे तो ये भी चले जाएंगे। सिपाही, बेशक ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा, आप जाइए। इन दोनों में से एक तो बाहर रह गया और इधर उधर टहलने लगा और एक आदमी ने फाटक के अंदर पैर रखा। इस फाटक के बाद नकाबपोश को और 3 दरवाजे लांघने पड़े। तब वह एक लंबे चौड़े सहन में पहुंचा, जहां एक फर्श पर लगभग 20 के आदमी बैठे आपस में कुछ बातें कर रहे थे। बीच में 2 मोमी क्षमादान जल रहे थे और उसी के चारों तरफ वे लोग बैठे हुए थे। ये सब रुआबदार, गठीले और जवान आदमी थे तथा सबों ही के सामने एक एक तलवार रखी हुई थी। उन लोगों की चढ़ी हुई मूछों और तनी हुई छाती, बड़ी बड़ी सुर्ख आंखें कह देती थी कि ये सब तलवार के जौहर के साथ अपना नाम रोशन करने वाले बहादुर हैं। ये लोग रेशमी चुस्त मिर्जई पहरे, सर पर लाल पगड़ी बांधे, रक्त चंदन का त्रिपुंड लगाए, दुपट्टी आमने सामने विरासन पर बैठे बातें कर रहे थे। ऊपर की तरफ बीच में एक कम उम्र बहादुर नौजवान बड़े ठाठ के साथ जड़ाऊ कब्जे की तलवार सामने रखे बैठा था। उसकी बेशकीमती मछली टकी हुई सुर्ख मखमल की चुस्त पोशाक साफ साफ कह रही थी कि वह किसी ऊंचे दर्जे का आदमी, बल्कि किसी फौज का अफसर है। मगर साथ ही उसकी चिपटी नाक रहे से भ्रम को दूर करके निश्चय करा देती थी कि वह नेपाल का रहने वाला है, बल्कि यूं कहना चाहिए कि वह नेपाल का सेनापति या किसी छोटी फौज का अफसर है। 4 आदमी बड़े बड़े पंखे लिए इन सबों को हवा कर रहे हैं। ये नकाबपोश उस फर्श के पास जाकर खड़ा हो गया और तब वीरों को एक दफे झुककर सलाम करने के बाद बोला, आज मैं सच्चे दिल से महाराजा नेपाल को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हम लोगों का अर्थात हरिपुर की रियाया का दुख दूर करने के लिए अपने एक सरदार को यहाँ भेजा है। मैं उस सरदार को भी इस कमेटी में मौजूद देखता हूँ, जिसमें यहाँ के बड़े छत्री जमींदार, वीर और धर्मात्मा लोग बैठे हैं। अस्तु, प्रणाम करने के बाद निवेदन करता हूँ कि वे उन जुल्मों की अच्छी तरह जांच करें जो राजा करण सिंह की तरफ से हम लोगों पर हो रहे हैं। हम लोग इसका सबूत देने के लिए तैयार हैं कि यहाँ का राजा करण सिंह बड़ा ही जालिम, संगदिल और बेईमान है। उस नकाबपोश की बात सुनकर नेपाल के सरदार ने, जिसका नाम खड़क सिंह था, एक क्षत्रिय वीर की तरफ देखकर पूछा, अनिरुद्ध सिंह, ये कौन है? अनिरुद्ध जी, ये उस नाहर सिंह का कोई साथी है जिसे यहाँ के राजा ने डाकू के नाम से मशहूर कर रखा है। अक्सर हम लोगों की पंचायत में ये शरीक हुआ करता है। इसका नाम सोमनाथ है। खड़क सिंह, मगर क्या तुम उस नाहर सिंह डाकू के साथी को अपना शरीक बनाते हो, जिसने हरिपुर की रियाया को तंग कर रखा है और जिसकी दबंगता और जुल्म की कहानी नेपाल तक मशहूर हो रही है? सोमनाथ, नाहर सिंह को केवल यहाँ के बेईमान राजा ने बदनाम कर रखा है, क्योंकि वह उन्हीं के साथ बुरी तरह पेश आता है, उन्हीं का खजाना लूटता है और उन्हीं की कैसे बेचारे बेकसूरों को छुड़ाता है। सिवाय राज कर्मचारियों के हरिपुर का एक अदना आदमी भी नहीं कह सकता कि नाहर सिंह जालिम है या किसी को सताता है। खड़क सिंह, अनिरुद्ध, क्या ये सच है? अनिरुद्ध, जी बेशक सच है। नाहर सिंह बड़ा ही नेक मर्द, रहमदिल, धर्मात्मा और वीर पुरुष है।
वह किसी को तंग नहीं करता, बल्कि वह महीने में हजारों रुपए यहाँ की गरीब प्रजा में गुप्त रीति से बांटता, दरिद्रों का दुख दूर करता और ब्राह्मणों की सहायता करता है। हाँ, राजा करण सिंह को अवश्य सताता है, उनकी दौलत लूटता है और उनके सहायकों की जानें लेता है। खड़ग सिंह: अगर ऐसा है तो हम बेशक नाहर सिंह को बहादुर और धर्मात्मा कह सकते हैं। सोमनाथ: मगर राजा करण सिंह नाहर सिंह की बहुत बुराई करता है और उसे जालिम कहता है। सबूत में हाल ही कई नई बात दिखलाता है कि नाहर सिंह नमक हराम बीर सिंह को कैसे छुड़ा ले गया, जिस पर राजकुमार का खून हर तरह से साबित हो चुका था और तोप के सामने रखकर उड़ा देने के योग्य था। नाहर सिंह इसका क्या जवाब रखता है? अनिरुद्ध: सोमनाथ, बराबर हम लोगों की पंचायत में मुंह पर नकाब डालकर आया करते हैं। हम लोग इस बात की जिद नहीं करते कि वे अपनी सूरत दिखाएं, बल्कि कसम खा चुके हैं कि इनके साथ कभी दगा नहीं करेंगे। जिस दिन से नाहर सिंह ने बीर सिंह को छुड़ाया है, उस दिन से आज ही मुलाकात हुई है। हम लोग खुद इस बात का जवाब इनसे लेना चाहते थे कि उस आदमी की मदद नाहर सिंह ने क्यों की, जिसने राजा के लड़के को मार डाला। नाहर सिंह से ऐसी उम्मीद हम लोगों को नहीं थी। हम लोग बेशक राजा के दुश्मन हैं, मगर इतने बड़े नहीं कि उसके लड़के के खूनी को भगा दें। मगर हम लोगों को सबसे ज्यादा ताज्जुब इस बात का है कि बीर सिंह के हाथ से ऐसा काम कैसे हुआ। वे बड़ा ही नेक, धर्मात्मा और सच्चा आदमी है। राजा से भी ज्यादा हम लोग उसे मानते हैं और उससे मोहब्बत रखते हैं, क्योंकि इस राज्य में या कर्मचारियों में एक बीर सिंह ही ऐसा था जिसकी बदौलत रियाया आराम पाती थी, या जो रियाया को अपने लड़के के समान मानता था। मगर ताज्जुब है कि सोमनाथ: इस बात का जवाब मैं दे सकता हूं और निश्चय करा सकता हूं कि नाहर सिंह ने कोई बुरा काम नहीं किया और बीर सिंह बिल्कुल बेकसूर है। खड़ग सिंह: अगर नाहर सिंह और बीर सिंह की बेकसूरी साबित होगी तो हम बेशक उनके साथ कोई भारी सलूक करेंगे। सुनो सोमनाथ, राजा के खिलाफ यहाँ की रियाया तथा नाहर सिंह की अर्जियां पाकर महाराजा नेपाल ने इस खास बात की तहकीकात करने के लिए मुझे यहाँ भेजा है और मैं अपने मालिक का काम सच्चे दिल से धर्म के साथ करना चाहता हूँ। ये लोग मुझे भली प्रकार जानते हैं और मुझ पर प्रेम रखते हैं, तभी मैं इन लोगों की गुप्त पंचायत में आ सका हूँ और ये लोग भी अपने दिल का हाल साफ साफ मुझसे कहते हैं। हाँ, बीर सिंह की बेकसूरी के बारे में तुम क्या कहना चाहते हो, कहो। सोमनाथ: बीर सिंह कौन है और आप लोगों को कहां तक उसकी इज्जत करनी चाहिए, ये फिर कभी कहूंगा। इससे मैं केवल उसकी बेकसूरी साबित करता हूं। बीर सिंह ने महाराज के लड़के को नहीं मारा, ये महाराज ने जाल किया है। महाराज का लड़का अभी तक जीता जागता मौजूद है और महाराज ने उसे छिपा रखा है। मैं आपको अपने साथ ले जाकर राजकुमार को दिखा सकता हूं। खड़ग सिंह: क्या राजा का लड़का सूरज सिंह जीता जागता मौजूद है? सोमनाथ: जी हाँ। खड़ग सिंह: ज्यादा नहीं, केवल एक इसी बात का विश्वास हो जाने से हम यहाँ के रियाया की दरख्वास्त सच्ची समझेंगे और राजा करण सिंह को गिरफ्तार करके नेपाल ले जाएंगे। सोमनाथ: केवल यही नहीं, राजा ने बीर सिंह के कई रिश्तेदारों को मार डाला है, जिसका खुलासा हाल सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े होंगे। बेचारा बीर सिंह अभी तक चुपचाप बैठा है। खड़ग सिंह: अगर ये बात सही है तो हम लोग बीर सिंह का साथ देने के लिए इसी वक्त तैयार हैं, मगर नाहर सिंह को खुद हमारे सामने आना चाहिए। इतना सुनते ही खड़ग सिंह के साथ अन्य सरदारों और बहादुरों ने भी तलवारें स्थान से निकाली और धर्म की साक्षी देकर कसम खाई कि हम लोग नाहर सिंह के साथ दगा नहीं करेंगे, बल्कि उनके साथ दोस्ताना बर्ताव करेंगे। उन सबों को कसम खाते देख सोमनाथ ने अपने चेहरे से नकाब उलट दी और तलवार म्यान से निकाल सर के साथ लगा गरज कर बोला, आप लोगों के सामने खड़ा हूं। नाहर सिंह भी कसम खाता है कि अगर वह झूठा निकला तो दुर्गा की शरण में अपने हाथ से अपना सिर अर्पण करेगा। मेरा ही नाम नाहर सिंह है। आज तक मैं अपने को छिपाए हुए था और अपना नाम सोमनाथ जाहिर किया था। क्षमादान की रोशनी एकदम नाहर सिंह के खूबसूरत चेहरे पर दौड़ गई। उसकी सूरत, आवाज और उसके हियाब ने सबों को मोहित कर लिया। यहां तक कि खड़ग सिंह ने उठकर नाहर सिंह को गले लगा लिया और कहा, बेशक तुम बहादुर हो, ऐसे मौके पर इस तरह अपने को जाहिर करना तुम्हारा ही काम है। भगवती चाहे तो अवश्य तुम सच्चे निकलोगे, इसमें कोई शक नहीं। उठो और ऐसे बहादुरों को गले लगाओ तुम सब भी। इन्हीं के हाथ से तुम लोगों का कष्ट दूर होगा। सबों ने उठकर नाहर सिंह को गले लगाया और खड़ग सिंह ने बड़ी इज्जत के साथ उसे अपने बगल में बिठाया। नाहर: बीर सिंह को मैं बाहर दरवाजे पर छोड़ आया हूं। खड़ग: क्या आप उन्हें अपने साथ लाए थे? नाहर: जी हाँ। खड़ग: शाबाश, तो अब उनको यहां बुला लेना चाहिए। आप ही जाइए सरदार जी और बुला कर लाइए। एक सैनिक को इशारा करते हुए खड़ग सिंह ने कहा। सरदार:
बहुत अच्छा। सरदार उठा और बीर सिंह को लिवा लाने डोरे पर गया, मगर उनके लौटने में देरी अंदाज से ज्यादा हुई। इसलिए जब वह बीर सिंह को साथ लिए लौट आया तो खड़क सिंह ने पूछा, इतनी देर क्यों लगी? सरदार, ये टहलते हुए कुछ दूर निकल गए थे। नाहर, बीर सिंह तुम इधर आओ और अपने चेहरे से नकाब हटा दो, क्योंकि आज हमने पर्दा खोल दिया है। ये सुनकर बीर सिंह ने सिर हिलाया, मानो उसे ऐसा करना मंजूर नहीं। नाहर, ताज्जुब है कि तुम नकाब हटाने से इनकार करते हो। अरे जरा सोचो तो कि मेरी जुबानी तुम्हारा नाम इन लोगों ने सुन लिया तो पर्दा खुलने में फिर क्या कसर रह गई? क्या तुम्हारी सूरत इन लोगों से छिपी है? बीर सिंह, हम तुम्हें बहादुर और शेर दिल समझते थे, ये क्या बात है? बीर सिंह ने फिर सिर हिलाकर नकाब हटाने से इनकार किया, बल्कि 2-3 कदम पीछे की तरफ हट गया। ये बात नाहर सिंह को बहुत बुरी मालूम हुई। वे उछलकर बीर सिंह के पास पहुंचा तथा उसकी कलाई पकड़ क्रोध से भर उसकी तरफ देखने लगा। कलाई पकड़ते ही नाहर सिंह चौंका और निगाह सिर से पैर तक बीर सिंह पर डाल खड़क सिंह की तरफ देखकर बोला, मुमकिन नहीं कि बीर सिंह इतना बुज़दिल और कम हिम्मत हो। ये हो ही नहीं सकता कि बीर सिंह मेरा हुक्म न माने। देखिए कितनी बड़ी चालाकी खेली गई। बेईमान राजा ने हम लोगों को कैसा धोखा दिया। हाय अफसोस, बेचारा बीर सिंह किसी आफत में फंसा मालूम होता है। इतना कह नाहर सिंह ने बीर सिंह के चेहरे से नकाब खींचकर फेंक दी। अब सबों ने उसे पहचाना कि ये राजा का प्यारा नौकर बच्चन सिंह है। नाहर सिंह। खड़क सिंह बोला कि नाहर सिंह, ये क्या मामला है? नाहर, भारी चालबाजी की गई है। ये इस उम्मीद में यहाँ बेखौफ चला आया कि चेहरे से नकाब न हटानी पड़ेगी। शायद इसे ये मालूम हो गया था कि मैं यहाँ आकर चेहरे से नकाब नहीं हटाऊंगा। मैं नहीं कह सकता कि इसके साथ हमारे दुश्मनों को और कौन कौन सा भेद हम लोगों का मालूम हो गया। यही पाजी बीर सिंह के कैद होने के बाद उसके बाग में बीर सिंह की मोहर चुराने गया था, जो वहां मेरे मौजूद रहने के सबब इसके हाथ न लगी। ना मालूम मोहर लेकर राजा नया क्या जाल बना था। इतना सुनते ही खड़क सिंह उठ खड़े हुए और नाहर सिंह के पास पहुंचकर बोले, खड़क, बेशक हम लोग धोखे में डाले गए, इसमें कोई शक नहीं कि इस कमेटी का बहुत कुछ हाल करण सिंह को मालूम हो गया। इन सब सरदारों में से जो यहाँ बैठे हैं जरूर कोई राजा का पक्षपाती है और जाल करके इस कमेटी में मिला है। नाहर, खैर क्या हर्ज है, पूछा जाएगा। इसमें बाहर चलकर देखना चाहिए कि बीर सिंह कहाँ है और पता लगाना चाहिए कि उस बेचारे पर क्या गुजरी, मगर इस दुष्ट को किसी हिफाजत में छोड़ना मुनासिब है। इस मामले के साथ ही कमेटी में खलबली पड़ गई। सब उठ खड़े हुए। क्रोध के मारे सबों की हालत बदल गई। एक सरदार ने बच्चन सिंह के पास पहुंचकर उसे एक लात मारी और पूछा, सच बोल, बीर सिंह कहाँ है और उसे क्या धोखा दिया गया? नहीं तो अभी तेरा सिर काट डालता हूं। इसका जवाब बच्चन सिंह ने कुछ ना दिया। तब वह सरदार खड़क सिंह की तरफ देखकर बोला, आप इसे मेरी हिफाजत में छोड़िए और बाहर जाकर बीर सिंह का पता लगाई। मैं इस हरामजादे से समझ लूंगा। खड़क सिंह ने इशारे से नाहर सिंह से पूछा कि तुम्हारी क्या राय है? नाहर सिंह ने झुककर खड़क सिंह के कान में कहा, मुझे सरदार पर भी शक है, जो इन सब सरदारों से बढ़कर हमदर्दी दिखा रहा है। खड़क सिंह, बेशक ऐसा ही है। खड़क सिंह ने उस सरदार को, जिसका नाम हरिहर सिंह था, और बच्चन सिंह को दूसरे सरदारों के हवाले किया और कहा, राजा की बेईमानी अब हम पर अच्छी तरह जाहिर हो गई है। इस समय ज्यादा बातचीत का मौका नहीं है। तुम इन दोनों को कैद करो, हम किसी और काम के लिए बाहर जाते हैं। खड़क सिंह ने अपने साथी 3 बहादुरों को अपने साथ आने का हुक्म दिया और नाहर सिंह से कहा कि अब देर मत करो, चलो। ये 5 आदमी उस मकान के बाहर हुए और फाटक पर पहुंचकर रुके। नाहर सिंह ने पहरे वालों से पूछा कि जिस आदमी को हम यहाँ छोड़ गए थे वे हमारे जाने के बाद इसी जगह रहा या कहीं गया था? पहरेदार, वे इधर उधर टहल रहे थे। एक आदमी आया, उन्हें दूर बुला ले गया। हम लोग नहीं जानते कि वे कहाँ तक गए थे, मगर बहुत देर के बाद लौटे। इसके बाद हुक्म के मुताबिक एक सरदार आकर उन्हें भीतर ले गया। नाहर, देखिए मामला खुला ना। खड़क सिंह, खैर आगे चलो। नाहर, अफसोस बेचारा बीर सिंह। खड़क, तुम चिंता मत करो, देखो अब हम क्या करते हैं। 5 आदमी वहां से आगे बढ़े। आगे आगे हाथ में लालटें लिए एक पहरे वाले को चलने का हुक्म हुआ। नाहर सिंह ने अपने चेहरे पर नकाब डाली। थोड़ी दूर जाने के बाद सड़क पर एक लाश दिखाई थी, जिसके इधर उधर की जमीन खूना खून हो रही थी।